साथ ही हो जाएगा फैसला। जब जिले का फैसले होंगे तब सीएलपी का फैसला भी हो जाएगा, पीसीसी के अध्यक्ष का भी हो जाएगा। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बदलेगा? ये तो जग जाहिर है कि बदला जाएगा। नेता प्रतिपक्ष भी बदला जाएगा? इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, उसके बारे में क्योंकि अभी उस पर राय ले ली गई है विधायकों से, और उसके बाद देखिए जिम्मेवारी जो है राहुल जी ने अपने ऊपर ले ली, हार की जिम्मेवारी। लेकिन हमारे नेताओं ने जो जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, उन्होंने आज तक की जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं ली। तो आप समझ सकते हैं कि उन सब बातों को देखते हुए तभी डिले किया जा रहा है कि नया समीकरण बन सके, नए समीकरण के हिसाब से काम करें। जिम्मेवारी तो लेनी चाहिए था ना किसी न किसी को। सर, आपने भी कई तारीखें दी, जब प्रभारी ने दी आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, फिर और तारीखें दी गई, अब अंतिम तारीख जो अभी है 30 तारीख वो भी चली गई। इस दौरान एक फिल्म का डायलॉग याद आता है जो आपने भी देखी होगी, दामनी फिल्म, जिसमें सन्नी देओल कहता है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ये तारीख पर तारीख ही चलती रहेगी या फिर कुछ इसका हल हो पाएगा? देखिए ऐसा है कि पहले यहाँ से 6 के पैनल गए हैं बन के, जो ऑब्जर्वर गए थे। उसके बाद जो है वेणुगोपाल जी और हरिप्रसाद जी ने और जो ऑब्जर्वर्स ने बैठ के और उनके 2-2 के पैनल बनाकर खड़गे जी को और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भेज दिया है। अभी आजकल वो पार्लियामेंट में बिजी हैं, पार्लियामेंट चल रहा है। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के तुरंत समाप्त होते ही इसके ऊपर फैसला आ जाएगा। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को आप सुन रहे हैं, लेकिन इसको समझने की थोड़ा और बेहतर तरीके से आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले रुख चंडीगढ़ का करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साहिल रुखाया जुड़ चुके हैं। साहिल, दोनों ही स्तर पर अगर हम लोग देखें, एक तरफ अगर हम लोग मौजूदा सत्ताधारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को देखें तो जो हारी हुई सीटें हैं उस पर विधायकों की जिम्मेदारियां लगा दी गई हैं अलग से, बाकायदा इसके लिए हम लोगों ने देखा कि एक मीटिंग भी हुई जिसमें तय किया गया जो हारी हुई सीटें हैं वहां पर विधायकों को जिम्मेदारी दी गई। दूसरी तरफ 22 तारीख से हम लोग देख रहे हैं कि मानसून का सेशन शुरू होना है। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर संशय आज भी बरकरार है, और कांग्रेस में संगठन को लेकर के जो तेजी दिख रही थी वो अभी फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रही। दोनों ही परिस्थितियों को कैसे देखा जाए साहिल? बिल्कुल आयुष, दोनों परिस्थितियों की बात की जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो एक बार एक्टिव हुई थी संगठन बनाने को लेकर, खुद राहुल गांधी जो है वो चंडीगढ़ आए थे, उनकी ओर से डेडलाइन दी गई थी कि 30 जून तक जो हरियाणा कांग्रेस का संगठन जो है वो बन जाएगा, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। लेकिन जून भी गया, जुलाई भी गया, अब अगस्त महीना जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन जो रफ्तार थी कांग्रेस संगठन बनाने की, वो अब कछुआ चाल जो है वो देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से जोर शोर से ये जो मीटिंगें की जा रही थी, दिल्ली की बात की जाए, चंडीगढ़ की बात की जाए, लेकिन अब वो मीटिंग जो है वो कहीं ना कहीं नहीं होती हुई दिखाई दे रही। कांग्रेस का संगठन कब बनेगा अभी तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि नेता जो है यही कहते रहते हैं कि जल्द ही सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2029 के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। हारी हुई सीटों पर तमाम विधायकों की जिम्मेदारियां जो है वो लगा दी गई है। संगठन को लगातार मजबूत जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो एक तरफ कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी जो है पहले से ही तैयारियां जो है वो शुरू कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि हम साल के 365 दिन जो है वो तैयार रहते हैं। माइक्रो लेवल पर जो है भारतीय जनता पार्टी की जो मैनेजमेंट है वो रहती है, बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख तक बना दिए गए, लेकिन कांग्रेस का संगठन जो है वो अभी तक नहीं बन पाया। तो ऐसे में 22 तारीख से हरियाणा मॉनसून का सेशन भी शुरू हो रहा है। ऐसा तीसरी बार होगा अगर कांग्रेस जो अपना लीडर पोजीशन नहीं चुन पाई, तो ऐसा तीसरी बार होगा कि कांग्रेस जो है वो बिना नेता प्रतिपक्ष के तीसरी बार विधानसभा में जो है वो नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं विधायकों को भी आस इस बार ये जरूर है कांग्रेस के कि कांग्रेस हाईकमान जो है 22 तारीख से पहले अपना जो
लीडर ऑपोजिशन जो है वो चुनेगी, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। तो यही हवाले दिए जा रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी की बात की जाए, सोनिया गांधी की बात की जाए या प्रियंका गांधी की बात की जाए, तो वो पार्लियामेंट के सेशन में बिजी हैं। ऐसे में 21 तारीख को जब सेशन खत्म हो जाएगा, 22 तारीख से हरियाणा विधानसभा का मानसून सेशन होगा, तो देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस जो है वो लीडर ऑपोजिशन का ऐलान कर पाती है नहीं। तो इस पर सबकी निगाहें हैं। जो विधायक हैं, हमने जिनसे बात करी है कांग्रेस के विधायक, ज्यादातर विधायक जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे लीडर जो है नेता जो भूपेंद्र सिंह बिल्कुल हुड्डा साहिल, है, लेकिन यही वही बात है ना, आप तो लेकिन कह रहे हैं अपनी विधायक हाईकमान से को इस बातचीत मामले के जरिए कि भाई विधायक तो ये बता रहे हैं कि भाई वो क्या चाहते हैं, लेकिन सवाल यही है कि हाईकमान आखिर इस पर मोहर कब और कैसे लगाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न अभी भी बना हुआ है। बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में है और 2029 की तैयारी ही इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि जो हारी हुई सीटें हैं अगर उस पर आप पहले से ही ये तैयारियां शुरू कर दें कि यहाँ की जो जिम्मेदारी है वो किसी सिटिंग आपका जो विधायक है उसको आप दे दें और वो दूसरे क्षेत्रों में भी जाकर के जो हारी हुई सीटें हैं उनको भी वो देखेगा, जनता की समस्याओं को सुनेगा। और दूसरी तरफ मानसून का सेशन होना है और कांग्रेस पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी दल है उनके पास सभी आप देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। ये अलग बात है कि अभी भी भूपेंद्र हुड्डा आप देख रहे हैं कि उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर इसका ऐलान ना होना और संगठन में जो आप देख रहे थे कि कवायदें थीं, अब उसमें भी जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा कब और कैसे होगी, ये बड़ा प्रश्न बना हुआ है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं। आपके साथ संदीप आजाद जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। संदीप आजाद जी, बहुत स्वागत है आपका। और वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका भी स्वागत है। संदीप जी, आपके पास आ रहा हूं मैं, क्योंकि हालांकि अभी मैं तो चर्चा कर रहा था अपने सहयोगी के साथ, लेकिन क्या इसको 2029 के परिप्रेक्ष्य में ही देखें या इसकी कुछ और भी पीछे पृष्ठभूमि है? क्योंकि विधायकों की जिम्मेदारियां आपने लगाई उन सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी, क्या मायने हैं इसके? जी बिल्कुल आयुष जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का संगठनात्मक ढांचा लेकर के चलती है, जिस प्रकार से संगठन में हमारी काम करने की पद्धति है, या जिस प्रकार से हम काम करते हैं, ये उसी का हिस्सा है। क्योंकि हमें हमारे लिए कोई भी दिन 365 दिन हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। कांग्रेस के नेताओं की तरह, कार्यकर्ताओं की तरह नहीं है कि वो पूरे 5 साल एसी के अंदर रहेंगे और उसके बाद में आकर के जो चुनाव में आएंगे और चुनाव जब हार जाएंगे तो फिर सारा ठीकरा फोड़ देंगे ईवीएम पे और बाकी सब चीजों पे, वोटर लिस्ट पर या दूसरे कांड गिना देंगे उसके। इसी तरह से मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करने वाला संगठन है और जो सीटें हारी हमने, उन पे हमने मंथन किया कि किस वजह से वहां सीटें हारी, उनका कारण निकाला और उसके बाद में अब विधायकों को, जो हमारे जीते हुए विधायक, उनको सबको एक एक सीट पर जिम्मेदारी लगाई गई है। वो उन सीटों पर जाएंगे और वहां के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और कहाँ कहाँ कमियां रही हमारी उन सीटों पे, हम क्यों वो सीट हार गए, इस पर भी मंथन। वैसे जो कारण है वो हमारे पास पहले भी आ चुके हैं, उन कारणों पे काम किया जाएगा और उन कारणों को निकाल करके उनको दूर करने का प्रयास होगा। और भारतीय जनता पार्टी भविष्य में जिन भी हम 42 सीटों पे हम नहीं जीत पाए, जो सीटें हमसे चूक गई इस बार, वो सीटें हम आने वाले 2029 के चुनाव में फिर से जीत सके और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में 2029 में वापसी कर सके, उसकी तैयारी अब से हमने शुरू कर दी। क्योंकि आयुष जी देखिए, हम हार का ठीकरा कभी भी ईवीएम पर, वोटर लिस्ट पर या इस प्रकार से किसी अन्य चीज पर नहीं फोड़ते जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग करते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं बिल्कुल भी ना, क्योंकि अगर हम हारे हैं तो हमने हार स्वीकार की है और हमने अपने हार के कारणों पर मंथन करके हम उस पर आगे बढ़े हैं, उन पर हमने काम किया है ताकि अगले चुनाव में हम फिर अच्छे से वहां प्रदर्शन कर सके और उन सीटों को जीत सके। आप देखेंगे जहां जहां भी चुनाव हमारे, इससे पहले चाहे हम कर्नाटक में हारे, चाहे हम तेलंगाना में हारे, चाहे हम दिल्ली में उससे पहले हारते रहे या फिर हिमाचल में हारे, तो हमने कभी भी ये नहीं किसी पे दोषारोपण नहीं किया, क्योंकि हमने अपनी कमियां ढूंढी कि दिक्कत कहाँ रही, जनता ने क्यों नहीं हमें चुना, हमने उस पर काम किया। और इसी का ये कि एक पार्ट है कि हमने जो सीटें हारी उन पे विधायकों को मौका दिया गया है और वो विधायक जाकर के वहां पर उन लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उन समस्याओं का समाधान भी करेंगे ताकि भविष्य में आने वाले समय में जो वहां कभी चुनाव आप ये करें कि भविष्य की तैयारी है, ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, क्योंकि क्या मान के चलें 22 तारीख से अब मानसून का सेशन विधानसभा का शुरू होने वाला है, संसद का 21 तारीख को खत्म होगा, क्या बिना नेता प्रतिपक्ष के इस बार भी ये जो सेशन है वो देखने को मिलेगा या नाम का ऐलान हो जाएगा? विद्रोही जी। आयुष जी, आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहूंगा, भाजपा कितनी गिरगिटी और रंग बदलने वाली पार्टी है, ये आप अपना पुराना रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। कहते हैं हमने कभी ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ा। अरे 2014 तक आप पता नहीं कितनी बार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ चुके हैं। आप चाहें तो अडवाणी जी सहित आपके बहुत से नेताओं के वीडियो और बयान इसी समय दिखाइए। विद्रोही जी दिखाइए। देखिए आयुष जी, क्या 2009 के अंदर अडवाणी जी ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया?
क्या 2010 के अंदर भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई? क्या इनके जो उस समय के चुनावी विश्लेषक, इनके रणनीतिकार थे, लक्ष्मण या पता नहीं क्या नाम है उनका, मैं माफ करना, आजकल वो राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने ईवीएम पर किताब नहीं लिखी? क्या इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, उन साथी का नाम जो मैं भूल चुका हूं, आंध्र प्रदेश के हैं, नरसिंह राव या नरसिंह जी ऐसे कुछ हैं, भाजपा के सांसद हैं राज्यसभा के इस समय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट नहीं की? तो ईवीएम पर जो फैसला आया, वीवीपैट पर फैसला आया, क्या वो भाजपा के रिट पर नहीं आया? अगर आप नहीं स्वीकार करना चाहते तो मैं आप पर कोई थोप नहीं सकता। जी, इसका मतलब 2014 से पहले आप भी ईवीएम में गड़बड़ करके चुनाव जीतते रहे हैं? मतलब हमने कभी नहीं कहा। इतने दिनों से आप चिल्ला रहे हैं, एक सेकंड, 2014 से तो आप कंटिन्यू चिल्ला रहे हैं। एक सेकंड, अब मैं संजीव जी आपको और आयुष जी आपसे भी आग्रह करता हूं, 2014 से हरियाणा चुनाव तक आप कांग्रेस का एक भी अधिकृत बयान दिखा दें, मैं माफी मांग लूंगा कि कांग्रेस ने कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा हो। हमारे साथी दलों ने फोड़ा है, कांग्रेस ने कभी नहीं फोड़ा। अरे नहीं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, अभी भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, अभी कल का बयान है वेद प्रकाश विद्रोही जी, कल भूपेंद्र हुड्डा ने इस बात को कहा ऑन कैमरा, कहा, आप कहेंगे अभी मैं सुनवा दूंगा। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होता तो हम जीत जाते, क्योंकि बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी आगे थी। आयुष जी, अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे ध्यान से तो मेरी तो गलती है नहीं। मैंने कहा 2024 तक पहली बार हमने ईवीएम पर ठीकरा हरियाणा विधानसभा चुनाव में फोड़ा है, जब ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज मिली है। अधिकृत रूप से कांग्रेस ने पहली बार ईवीएम को दोषी ठहराया, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। अगर आप मेरी बात सुनते ध्यान से तो मैंने यही बात पहली बार कही है कि अक्टूबर 2024 के चुनाव से पहले हमने कभी ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ा। हाँ, हमारे एक आध नेता ने व्यक्तिगत स्तर पर कहा होगा, मैं उस पर उसको मैं नकार नहीं रहा, पर कांग्रेस पार्टी ने कभी भी नहीं कहा। अधिकृत रूप से अगर किसी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय दलों ने तो बहुतों ने फोड़ा है, अधिकृत रूप से अगर किसी राष्ट्रीय दल ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसने 2009 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बाकायदा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फोड़ा था। वो भाजपा के अध्यक्ष थे। अब आपके सवाल का मैं सीधा जवाब देता हूं। देखिए, आपने कहा कि भाई कांग्रेस की मीटिंगें नहीं हो रही, संगठन में कोई नहीं हो रहा, हलचल नहीं हो रही, ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब ये हमारे साथ जाती है आयुष। आपको भी पता है कि जो संगठन के संदर्भ में चर्चाएं उनकी हो गई, मैंने आपके ही कार्यक्रम में पिछली बार भी बताया था, पता नहीं हो सकता है और किसी कार्यक्रम बताया हो, मैं माफी चाहता हूं, एक आध दिन पहले ही मैंने कहा था किसी को कि भाई कांग्रेस संगठन के एक एक सदस्य की सूची हाईकमांड के पास पहुंच चुकी, जो डिस्कशन होनी थी वो हो चुकी। अब जब डिस्कशन हो चुकी तो दोबारा बैठकों का सिलसिला कोई मतलब नहीं। हाँ, ये ठीक है कि हम अपने शेड्यूल कार्यक्रम के अनुसार 1 महीने डिले चल रहे हैं। अब आपके संवाददाता ने कह दिया कि भाई राहुल गांधी ने 30 जून की घोषणा की थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक प्रबुद्ध पत्रकार जो आपके चंडीगढ़ में रहते हैं वो खबर तो सही देते हैं। 30 जून तक ये कहा गया था कि 30 जून तक जो हमारे ऑब्जर्वर हैं वो अपनी रिपोर्ट दे देंगे। ऑब्जर्वर ने 30 जून की रिपोर्ट दे दी। दूसरी बात राहुल गांधी ने कही थी कि 15 जुलाई के बाद संगठन की घोषणा कर दी जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से आप हमें कह सकते हैं कि 15 जुलाई के बाद हम संगठन की घोषणा नहीं कर पाए। उसके कारण आपके नहीं, वेद प्रकाश जी, तो फिर वही साहिल कह रहा था ना कि भाई वो डेडलाइन से तो आप पीछे हैं ना। आप खुद ही स्वीकार उस बात की कर रहे हैं। सर, आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपने जो डेडलाइन तय की थी आप उससे पीछे चल रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि खबर गलत दे रहे हैं। 15 जुलाई की थी सर। भाजपा क्या कहती है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरा आपसे आग्रह है, आप पत्रकार हैं, आप कोई जो सूचना देते हैं उसमें तारीखें गलत नहीं होनी चाहिए। मेरा इतना ही आग्रह है। और मुझे इस बात पर भी कोई आपत्ति नहीं कि आपने 15 जुलाई कह दी, 30 जून कह दी, एक ही बात है, मुझे वो आपत्ति भी नहीं है। पर मेरा तो ये तो आग्रह है, कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा कि आप नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं ना कि वो उसी कंटेक्स्ट में वो इस बात को कहा गया, वो उसी कंटेक्स्ट में, उसी परिप्रेक्ष्य में कही गई कि भाई आप अपनी तय डेडलाइन से पीछे चल रहे हैं ना, और इसीलिए हमने कहा कि भाई ये सुगबुगाहट क्यों नहीं है। स्वीकार कर रहा हूं,
ये तो हमको भी पता है और आपको भी पता है विद्रोही जी कि आपने सब फाइनल कर लिया है, फिर ये हाईकमान से मोहर क्यों नहीं लग रही है? सवाल इस बात का है। सर मैं वही तो आपको बता रहा था, आप बीच में बोल गए। सर 15 जुलाई के बाद आपको अच्छी तरह मालूम है जो भारत की राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, जिस तरह का वातावरण बना है, संसद का अधिवेशन आ गया, ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के बयान आ गए, और उस पर फिर उसके बाद ये राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि मैं अपना वोटर लिस्ट पर करूंगा, उसमें भी तारीखें बदली, आपको अच्छी तरह मालूम है, शिबू सोरेन जी की डेथ हो गई थी। तो उस सारे घटना चक्कर की वजह से हाई कमांड अभी निर्णय नहीं कर पाया है। मैं सोचता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि शायद 14 से 17 तक पार्लियामेंट का सेशन नहीं है, छुट्टियां हैं 4 दिन। हो सकता है, आई नॉट कन्फर्म। मैं फिर आपसे बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं इधर उधर की बात कभी करता नहीं हूं, हो सकता है 14 से 17 के बीच में बैठक हो जाए, और बैठक होकर केवल वो 1 घंटे की बैठक, ज्यादा होनी नहीं, क्योंकि एक ही नाम है। उसमें क्या होना है मैं आपको बताता हूं कि भाई कुछ उसमें ओबीसी के लोग लेने हैं, कुछ उसमें एससी के लोग लेने हैं। अब देखना केवल इतना है कि भाई एससी वाला इस जिले में करना है या ओबीसी वाला इस जिले में करना है। ये जो माइनर एडजस्टमेंट है ना सर, ये हाईकमान ने करनी है, वरना सारा ढांचा तैयार है। और विपक्ष के नेता की बात हम पहले ही कह चुके हैं कि भाई विपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जिला अध्यक्षों के बाद होगी, उससे पहले घोषणा नहीं होगी, ये पार्टी पहले ही कह चुकी है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि विपक्ष के नेता का एक संवैधानिक पद है, और उस संवैधानिक पद की नियुक्ति समय पर होनी चाहिए, इसमें कोई तो राय नहीं है। इसमें भाजपा भी सवाल उठाती है तो सही उठा रही है, आप भी सवाल उठा रहे सही उठा रहे हैं, पर उसके साथ मैंने एक बात और कह रहा हूं, विपक्ष के नेता की नियुक्ति न होने से अगर सरकार का कोई भी काम हमने रोका हो तो आप हम पर आक्षेप कर सकते हैं। आपने केवल एक नियुक्ति करनी थी, वो नहीं, लेकिन वही बात है ना, फिर तो ये अगर कोई काम नहीं रोक रहा है तो फिर तो उसका तर्क ये भी हो सकता है, तो फिर तो जरूरत और आवश्यकता क्या है फिर उसका औपचारिक ऐलान होने की? आवश्यकता है ना, है, इसकी आवश्यकता है, इसीलिए तो ये सवाल है। डिले हो रहा है सर, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। तो प्राथमिकता में नहीं है क्या हरियाणा भाई? अगर हर चीज पहले प्राथमिकता में रखी जा रही है तो हरियाणा क्या उस नेपथ्य में चला जाता है या प्राथमिकता में नहीं आता? क्योंकि इसके पहले बहुत सारे विधानसभा चुनावों के ये एग्जांपल दिए गए कि भाई यहां चुनाव हो रहा है, इस जगह चुनाव हो रहा है, इसलिए आपका हाईकमान बिजी है, अब सेशन में बिजी है, सेशन में कुछ मुद्दे ऐसे हैं, इस वजह से बिजी हैं, तो ये क्या प्राथमिकता नहीं है हरियाणा? हर दल की अपनी अपनी प्राथमिकता होती है सर। हमारा 11 साल से संगठन नहीं है, और संगठन न होने से हमें जीती हुई बाजी हार गए, आपको अच्छी तरह मालूम है। तो हम अपने संगठन को दुरुस्त कर अपनी सारी जो कमियां थी उनको एक साथ ठीक करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है संदीप जी, वो ये कह रहे हैं कि अभी नेता प्रतिपक्ष चूंकि राहुल गांधी या हाईकमान को ये कह रहे हैं कि थोड़ा अभी व्यस्तता है, हो सकता है कि अब देखिए इस बार के मानसून सेशन से पहले नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो भी सकता है। संदीप जी। बिल्कुल आयुष जी, देखिए व्यवस्था किस चीज की है आपको पता है, देश में एक झूठा प्रोपगेंडा फैलाने का काम इस समय जो राहुल गांधी करने में लगे, सिर्फ व्यवस्था उसमें और कुछ नहीं है। और संगठन बनाना और नहीं बनाना, हमने पहले भी कहा है कि वो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, जब चाहे बना ले, लेकिन कम से कम नेता प्रतिपक्ष का इंतजार 1 साल हो गया है, अभी चुनाव हुए हरियाणा के अंदर, उसका इंतजार निस्संदेह हरियाणा की जनता को भी है और कांग्रेस के लोगों को तो है ही है, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन व्यवस्थाएं किस चीजों में है, देखिए सारे कांड गिनाए हैं उन्होंने कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन आपको पता ही है आयुष जी, पहले भी बहुत सारी चर्चा इस विषय पर हुई है, और कैसे कैसे पहले भी 3-4 प्रदेश अध्यक्ष पहले भी रहे जो आज तक कभी संगठन नहीं बना पाए। और अब भी आपने कहा था कि 30 जून तो चलो ठीक है 30 जून का, लेकिन 15 जुलाई तो उन्होंने कहा था, लेकिन 15 जुलाई के बाद भी 1 महीना बीतने को है। लेकिन विद्रोही जी की अच्छी बात है कि वो स्वीकार कर लेते हैं सब चीजों को, बाकी प्रवक्ता होंगे तो अड़ते नहीं है। तो इनका इंटरनल मैटर है, वो जैसा करना चाहे करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना जो काम है उस पर लगी हुई है, और जो संगठन को मजबूत करने का काम है, जैसे कि आपने विषय भेजा था, हमने सारे सीटों पर विधायकों की जिम्मेदारी भी लगाई है, सरकार में नियुक्तियां भी चल रही है, संगठन भी हमारा पुनः बनना है, जिलों का संगठन बन गया, प्रदेश की नई कार्यकारिणी भी जल्दी बनेगी। लेकिन संदीप जी एक रिएक्शन तो दीजिए भाई इस बात पे, क्योंकि जब आपने ये कहा कि आप विपक्ष में जब थे तब आप कभी इस तरह के प्रश्न नहीं उठाते थे, तो उन्होंने आडवाणी जी को कोट करते हुए ये कह दिया कि भाई ईवीएम को लेकर के तो पूरा मामला ही आप लोग कोर्ट में चले गए थे। तो विपक्ष में जो भी रहता है अगर उसको कोई डाउट है तो वो उस पर प्रश्न उठाता ही उठाता है, और वही काम अभी कांग्रेस पार्टी करे, उनको ऐसा लग रहा है, और गड़बड़ियां अगर हैं तो उसका जो समाधान है वो होना चाहिए भाई, इलेक्शन कमीशन को इसको स्पष्टता करनी चाहिए। आयुष जी
मैं आपसे और कांग्रेस के प्रवक्ता से एक ही सवाल करूंगा, अगर उनको लग रहा है कि गड़बड़ियां हो रही है, वैसे तो चुनाव आयोग उसका जवाब दे ही देगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे भी है और कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे उनसे भी है। 2023 के अंदर कर्नाटक के विधानसभा का चुनाव होता है। 2023 में जो कर्नाटक विधानसभा का चुनाव अप्रैल में हुआ, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को 66 सीटें मिलती है, कांग्रेस को 135 सीटें मिलती है, यानी कि कांग्रेस हमसे डबल सीटों पर वहां चुनाव जीतती है। तो इसका मतलब ये कहा जाए कि कांग्रेस ने वो जो सरकार है वो चोरी के वोटों से सरकार बना रखी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों से सरकार बनाई हुई है। क्या इस बात का जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता है आप दे पाएंगे हमें? हमने कभी नहीं कहा कर्नाटक के अंदर चुनाव हम हारे, हमने कभी नहीं कहा जी वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ है। हमने अपनी हार स्वीकार की, हमने जनता ने नहीं चुना, हमने कहा जी कोई बात नहीं, हम जनता के लिए फिर काम करेंगे, फिर से सत्ता में वापस आएंगे। लेकिन देखिए किस प्रकार है, जब जब जहां जहां चुनाव हारते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर देखिए आप 1% वोटों से 15 सीटों का अंतर आ गया। और राहुल गांधी जी हरियाणा के संदर्भ में कह रहे थे कि 22,000 वोटों का खेल हुआ, 22,000 वोट आ जाते तो हम सरकार में आ जाते। अरे भैया 12,000 वोट हमें और मिल जाते तो 10 सीटें हमारी बढ़ जाती, हम 60 पे पहुंच जाते। लॉजिक देखिए कैसे कैसे राहुल गांधी जी दे रहे हैं। और चुनाव आयोग हरियाणा ने भी उनको कल नोटिस भेजा है, कर्नाटक में भी नोटिस गया है। सब पत्र देंगे नहीं, हल्ला मचाएंगे सड़कों के ऊपर, झूठ बोलेंगे, प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, जनता को बरगलाएंगे, ये काम करने में व्यस्त है। और व्यस्त किस प्रकार के, मानसून का सत्र चल रहा है, उस पर तो कोई कंस्ट्रक्टिव चर्चा में तो कभी शामिल होंगे नहीं। बिहार के अंदर चुनाव वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो रही है, उस पर चुनाव आयोग ने कहा कि किस किस को जो आपत्तियां है वो दर्ज कराए राजनीतिक दल, एक भी आपत्ति किसी राजनीतिक दल ने वहां दर्ज नहीं कराई है। अब देखिए आप चल क्या रहा है, आप देखिए सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, लीगली किसी प्रकार से कुछ भी इन सब चीजों में नहीं निकल रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए। जैसे 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें एक बड़ा अच्छा प्रोपेगेंडा इन लोगों ने फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें आ जाएगी तो देश का संविधान बदल देंगे। ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे में फंसाया लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी 240 बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाई, इस प्रोपेगेंडे में काफी अधिक जनता फंसी। लेकिन अब नहीं फंसने वाली है, अब जनता ने समझ लिया है राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं और वास्तव में उसके पीछे के तथ्य क्या है, उस चीज की यही से तो समस्या ना संदीप जी, जब आप इतना आश्वस्त होकर के ये कहते हैं कि भाई अभी आप 20 साल तक सत्ता में नहीं आएंगे, तो यहीं से संशय हो जाता है कि भाई इतना आश्वस्त आप कैसे हैं, अब जनता का मैंडेट पहले से कैसे जान जाते हैं। ठीक है विद्रोही जी जवाब दीजिए। देखिए साहब, झूठ कौन बोलता है, प्रोपगंडा कौन फैलाता है, संवैधानिक संस्थाओं का प्रयोग कौन कर रहा है, यह आपके सामने साबित हो चुका है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से जिस धारा के अंदर एफिडेविट मांग रहा है वो किस में मांग रहा है, नए वोट मंगवाने के लिए। अब झूठा इनके अपने पिट्ठू चुनाव आयोग, वोट चोर चुनाव आयोग से सीओ ने राहुल गांधी को विद्रोही जी इसी चुनाव आयोग से आप तेलंगाना में चुनाव जीते, इसी चुनाव आयोग से आपको 100 सीटें मिली है, इसी चुनाव आयोग से आपके लोकसभा सांसद राहुल गांधी जी 2 जगह से चुनाव जीत जाते। जवाब आप लॉजिकली तो बात कीजिए, लॉजिकली बात कीजिए। ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप। आयुष जी मैं लॉजिकली नहीं कह रहा हूं, जो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होते हुए झूठा एफिडेविट मांग रहा है, गलत धाराओं में मांग रहा है, और वो चुनाव आयुक्त झूठा नहीं मांग रहा है, झूठा नहीं मांग रहा है। अब ऐसा करिए आयुष जी, इन्हीं की सुन लीजिए, यही ज्ञाता है, हम तो मूर्ख हैं, इन्हीं की सुन लीजिए। हमने नहीं, आप ज्ञाता हैं, आप ज्ञाता हैं, पूरा ज्ञाता हैं। ठीक है संदीप जी, एक मिनट मैं साबित कर रहा हूं। वेद प्रकाश जी बताइए झूठा कैसे है। ठीक है एक मिनट हाँ वेद प्रकाश जी। ओपी रावत किसने नियुक्त किया था, भाजपा ने। वो 2017 तक चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त। उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जिस धारा के अंदर एफिडेविट मांगा जा रहा है वो धारा गलत है ही नहीं, वो बिल्कुल गलत है। संविधान विशेषज्ञों ने क्या कहा कि ये जो जिस धारा के अंदर नोटिस मांगा जाता है वो वोट काटने का और वोट बनवाने का नोटिस है, और इस सूची बन चुकी है, चुनाव हो चुका है, उस पर ये लागू ही नहीं होता। जब चुनाव आयोग इस तरह के षड्यंत्रों में शामिल होगा, आपका चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को नकार चुका है। क्या कभी इस देश के अंदर आपने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश दिया हो और उसको कोई दूसरी संवैधानिक संस्था या कोई दल कह देगा हम मानेंगे नहीं? ये हुआ है, उन्होंने कहा। विद्रोही जी फिर उनका सवाल जो आया संदीप जी का, उसका जवाब फिर आप कैसे देंगे? अगर आप कह रहे हैं कि आपका चुनाव आयोग, मतलब आप भारतीय जनता पार्टी को कोट अनकोट कर रहे हैं कि ये चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू है, तो कर्नाटका में उसने आपकी सरकार बना दी। हाँ मैं बता रहा हूं सर, सुनिए ना सर क्या टिप्पणी की कोर्ट ने? ओरल टिप्पणी का कोई महत्व नहीं होता कानून की परिभाषा में। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना। ठीक है विद्रोही जी, कानून नंबर 1 बात। दूसरी बात, जिस सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये टिप्पणी की है, अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जरा भी ईमानदार होता अब तक उसको नोटिस दे देता। क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का ही अधिकार है कि वो ये तय करे कि कौन सच्चा भारतीय है कौन गलत भारतीय है? सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा दिया विद्रोही जी ने। सुनिए, अगर मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा है तो सुप्रीम कोर्ट का जज
मेरे को क्या तो बरी कर सकता है या मुझे सजा दे सकता है। राहुल गांधी जिस मामले में गए थे वो मानहानि की प्रक्रिया के मामले में गए थे। अब राहुल गांधी ने मानहानि की या नहीं की, ये तो मुकदमा शुरू होगा जब तय होगा। जब प्रक्रिया के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है? अगर सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है तो संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, संविधान में मौलिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये तय करने लगा कि कौन सच्चा भारतीय है कौन गलत भारतीय है, वो अपने मैंडेट के खिलाफ जा रहा है, वो भाजपा संघ का एजेंट बनकर काम कर रहा है। चलिए, अब आप सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं, आप तो सारी संस्थाओं पे प्रश्न उठा रहे हैं, तो फिर तो सवाल यही बात है ना विद्रोही जी, फिर भी ये देश चल ही कैसे रहा है? ये देश फिर चल ही कैसे रहा ना? क्योंकि कोई आपके हिसाब से तो कोई संवैधानिक संस्था सही काम ही नहीं कर रही, ना चुनाव आयोग काम कर रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट सही तरीके से काम कर रहा है, तो फिर तो इस देश के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है। वो काम केवल 2014 से पहले तक सारे बहुत बढ़िया होते थे भाई। आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी, की जिसको आप बता रहे हैं कि आपका चुनाव आयोग वो आपकी सरकार बना दे रहा है कौन कर्नाटका के अंदर। चोरी सर, क्या सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट? नहीं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त टीका टिप्पणियां करता है, ऐसा नहीं है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि आप कुछ भी बोलेंगे, ऐसा भी तो नहीं है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कोट अनकोट बंधी हुई है, उसके भी नियम और कानून है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे और वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हर चीज व्यवस्थाओं से चलती है। ठीक है विद्रोही जी, अब समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो दोनों ही परिस्थितियों में आप देख रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये एक बड़ा संशय अभी भी बना हुआ है। और अब देखना यह है कि क्या इस बार के विधानसभा के मानसून सत्र से